स्टार्ट करें। देखो अपने टॉपिक चालू कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक्स एंड स्टोर्स। सर ये सब आप नॉर्मल बातें कर रहे हैं, आपको बिजनेस में ये सब क्लेम करने मिलेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का पहले मतलब बताया कि कोई रिस्क या डैमेज के लिए जो आप स्टॉक या स्टोर्स या एसेट को जब सेफगार्ड करने के लिए कोई प्रीमियम भरते हो, तो पेड मीन्स एक्चुअली पेड होना चाहिए। बस यहाँ पे यही बात काम का है, आपका एक्चुअली में ये पेड होना चाहिए तभी आपको छूट मिलेगा। बस यही काम का है। अगर प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भरे हो तो फिर आपको छूट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात बोला, अगर आप एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करते हो तो अगर वो इनकर्ड भी हुआ है, अभी पेमेंट 1-2 दिन बाद हो जाएगा, मान लो 31 मार्च को वो इनकर्ड हो गया, लेकिन आप पेमेंट का बात की हो कि हम 4 अप्रैल को पे करेंगे, तो फिर अलाउड हो जाएगा। लेकिन जनरल रूल सिंपल क्या बोलता है कि एक्चुअली पेड होगा तभी छूट मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर लाइफ ऑफ अ कैटल। बहुत सारे एग्रीकल्चर वाले लोग होते हैं जो लोग जानवर पालते हैं, तो एनी अमाउंट पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी लाइफ स्टॉक ऑफ कैपिटल ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अलाउड ए डिडक्शन इन फुल। तो ये सब पॉइंट कुछ काम का नहीं है, आप सिंपल समझ सकते हो। बिजनेस का स्टॉक, बिजनेस का कोई स्टोर्स या बिजनेस का कोई लाइफ स्टॉक, ये सब को आपको जितना प्रीमियम भरोगे फुल छूट मिल जाएगा। अगला बोला इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉय। आप अपने एम्प्लॉय के लिए कोई हेल्थ प्रीमियम भरते हो, लेकिन एक चीज़ गौर करना, ऊपर दोनों जगह ही कहीं अदर देन कैश नहीं बोला था। ये दोनों इंश्योरेंस आप कैश में भी भरते हो तो छूट मिल रहा है, बट एम्प्लॉय का हेल्थ प्रीमियम में क्या बोला, अदर देन कैश होना चाहिए। मतलब अकाउंट ट्रांसफर, अकाउंट पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, बाई चेक पेमेंट, वो सब होना चाहिए। NEFT, RTGS, वो सबसे पेमेंट होना चाहिए, अदर देन कैश होना चाहिए। अपने एम्प्लॉयज़ के लाइफ के लिए जो बिजनेसमैन या बिजनेस हाउस, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है वो छूट मिलेगा। फिर चाहे वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को मतलब अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अदर कोई अप्रूव्ड इंश्योरेंस रेगुलेटेड IRDA का कोई भी इंश्योरेंस हो, मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट, प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी इंश्योरेंस आप भर रहे हैं वो पूरा अलाउड है। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक क्या है कि वो कैश में नहीं होना चाहिए, अदर देन कैश होना चाहिए। नेक्स्ट बोला बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय। आप अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, अदर देन डिविडेंड बोला है यहाँ पे, क्योंकि डिविडेंड एम्प्लॉय को नहीं देते, वो अपने शेयर होल्डर को देते हैं, ओनर को देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अगर कोई एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन दे रहे हो तो अलाउड है, डिडक्शन होगा। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्चुअली पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। मतलब कब तक दे देना है, 31 मार्च तक देना कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल हो रहा है, ITR फाइल हो रहा है, उसके पहले पेड हो जाना चाहिए। अगर तब तक पेड नहीं हुआ है तो आपको छूट नहीं मिलेगा इसका। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट पे फंसाता भी है बहुत बार क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन दे देगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम दिए हैं भाई, चेक ही दिए हैं या भाई अकाउंट ट्रांसफर ही किए हैं, लेकिन वो पेड हुआ है। मान लो मेरा रिटर्न फाइलिंग का डेट है 31 जुलाई, अगर हम ऑडिट नहीं हो रहा है मेरा या हम कंपनी नहीं है तो मेरा 31 जुलाई लास्ट डेट है। बोल रहा हम 15 अगस्त को या 20 अगस्त को पेमेंट किया, बोलेगा इस साल नहीं मिलेगा, अगले साल क्लेम करना। तो जिस रिटर्न फाइलिंग के डेट के पहले एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड होना चाहिए, एम्प्लॉय को बोनस कमीशन पेड होना चाहिए। अगर उससे लेट है तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बोला इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आप लोन लेके बिजनेस कर रहे हो, उस पर इंटरेस्ट चुका रहे हो, वो बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंडिचर के रूप में बिल्कुल अलाउड है। वो बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंडिचर में बिल्कुल अलाउड है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन एसएससी मस्ट हैव बोरोड द मनी, बोरोड मनी हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, द एसएससी मस्ट हैव इनकर्ड इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट। ये तो नॉर्मल फालतू का पॉइंट हुआ कि तुम लोन लिए हो, लोन बिजनेस के लिए ही लिए हो और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ये छूट मिलेगा। लेकिन अब आता है काम का बात, इंटरेस्ट पेड टू अनदर पर्सन, इंटरेस्ट शुड बी पेड, ये फालतू पॉइंट है, सॉरी, इंटरेस्ट पेड शुड बी अलाउड टू द अदर पर्सन। ऑब्वियस बात है, तुम अपने आप को ब्याज नहीं दे रहे हो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक लोन नहीं है, वो बोरोड मनी है ही नहीं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर को इंटरेस्ट मिले तो माइनस करने मिलेगा। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में, HUF बिजनेस में खुद को खुद अगर आप इंटरेस्ट चुका रहे हो उस पर छूट नहीं मिलेगा।
देखो यहाँ बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर को जो दे रहे हो वो डिसअलाउड होगा। हाँ, अब आता है इंटरेस्ट पेड बाय 1 यूनिट ऑफ द एसएससी अनदर यूनिट इज नॉट डिडक्टेबल। तुम्हारा 2 बिजनेस है, तुम एक बिजनेस में ब्याज चुका रहे हो, मान लो मेरा कपड़ा का और स्टील का दोनों का बिजनेस है, हम स्टील के बिजनेस के लिए लोन लिए है, उस पर इंटरेस्ट चुका रहा है, तो उसी का इनकम से वो माइनस हो सकता है, कपड़ा का बिजनेस से माइनस नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड टू अगर रिलेटिव हो रहा है तो क्या होगा, बोल रहे अलाउड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको यहाँ पे कहीं बोला नहीं है कि तुमको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, तुम कहीं से भी लो। इंटरेस्ट पेड, हाँ, लेकिन मार्केट रेट से ज़्यादा तुम अगर अपने रिलेटिव को इंटरेस्ट चुका रहे हो, मार्केट में एसबीआई का रेट देखा जाता है, मार्केट में एसबीआई का रेट देखा जाता है। मान लो एसबीआई का रेट अभी 12% चल रहा है और तुम अपने रिलेटिव को 14% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये 2% डिसअलाउ हो जाएगा, ये 2% डिसअलाउड हो जाएगा। ये बातें क्लियर है? डाउट हो तो बोलना, आप लोग अब बोल सकते हो, तो टाइप करने का कोई जरूरत नहीं है। नीड टू बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल इज नीडेड और नॉट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसएससी। यहाँ पे फालतू पॉइंट है कि तुमको लोन का जरूरत था कि नहीं था, तुम्हारा अपना ही पैसा बहुत है बट फिर भी लोन लिए, कोई दिक्कत नहीं। लोन लिए हो और बिजनेस में काम लग रहा है तो आपको उसका छूट करने मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल इज नॉट अलाउड। अगेन भाई फालतू ज्ञान दे दिया। अगर आप शेयर्स पे जनरली कोई कंपनी ब्याज देता नहीं है, बट कुछ कंपनी ऐसा होता है जो बोलते हैं हम पब्लिक को शेयर बेचे, उससे पैसा उठाए, उस पर डिविडेंड तो देंगे प्लस उस पर इंटरेस्ट भी देंगे, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड मेड फॉर एक्वायरिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट, अगर आप बिजनेस चालू करने के पहले ये लोन लिए हो तो उस ब्याज का क्या होगा, और जब एसेट को पुट टू यूज कर दोगे तब क्या होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत। हम बिजनेस चालू करने के अब 3 साल पहले लोन लिया, 3 साल तक बिजनेस का सेटअप किया, उस 3 साल में भी ब्याज चुकाया, एसेट खरीदने के लिए लोन लिया था, एक लैंड बिल्डिंग या मशीन खरीदने के लिए, उस पर 3 साल तक अभी बिजनेस चालू नहीं हुआ है, एसेट को पुट टू यूज नहीं किया, एसेट को अभी यूजेबल कंडीशन में नहीं डाले हैं, तो तब तक जो ब्याज चुकाए वो एसेट का एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और एसेट को पुट टू यूज करने के बाद कोई ब्याज चुकाए वो मेरे को नॉर्मल खर्चा की तरह पीएल में अलाउड हो जाएगा। बिजनेस चालू है, एक नया एसेट खरीदे, 3 साल तक उस एसेट को यूज ही नहीं किए, पड़ा रखे, तो वहां तक जो ब्याज चुकाएंगे वो एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड होता रहेगा। लेकिन जिस दिन पुट टू यूज कर दिए, पुट टू यूज का मतलब क्या होता है, सर जिस कमर्शियल पर्पस के लिए आप लिए उस काम में लगा दिया। मान लो मैंने एक एसी लिया अपने कोचिंग सेंटर के लिए, क्या ये पुट टू यूज माना जाएगा कि एसी इंस्टॉल हो गया आज तक चालू नहीं हुआ? बताओ आप लोग, क्या इसको पुट टू यूज माने? एक एसी लिए, दीवार पे इंस्टॉल कर दिया अपने कोचिंग सेंटर में, बट आज तक स्टार्ट नहीं किया उसको, क्या उसको पुट टू यूज माने? बोलो बोलो। यस सर, मानेंगे। नहीं मानेंगे बेटा, यूज कहाँ हुआ है अभी तक, खाली ला के खड़ा कर देना इज नॉट अ पुट टू यूज, ठीक है? अच्छा, उल्ट और थोड़ा सा बढ़ाते हैं एग्जांपल को, हम लाए एसी को टेस्टिंग के लिए, एक बार ऑन किए, इंस्टॉल करेंगे तो एक बार टेस्ट भी करेंगे, तो सर आपका एसी एक बार चालू हो गया, आप आधा घंटा चला के देख लिए रूम ठंडा हो रहा है कि नहीं, फिर बंद कर दिए, क्या इसको पुट टू यूज माने? बोलो बोलो। चंद्रलेखा, अनुश्री, आप लोग दोनों अनम्यूटेड रह सकते हो, बार बार म्यूट अनम्यूट मत करो। सर अगर उसके बाद भी यूज करेंगे तो पुट टू यूज मान सकते। हम अभी तक का पोजीशन पूछा, हम एसी लाया, लगाया, टेस्टिंग के लिए आधा घंटा चलाया, देखा रूम ठंडा हो रहा है, ओके हो गया, अब बंद कर दिया। स्टूडेंट लोग आया तब हम एसी नहीं चला रहे, नहीं मानेंगे। वेरी गुड, नहीं मानेंगे। अच्छा, स्टूडेंट आ गया, एसी चला दिया, हाँ अब ठीक है सर, मतलब कमर्शियल पर्पस में यूज होना चाहिए ना बेटा, हम तो कमर्शियल पर्पस के लिए एसिड यूज कर रहे हैं बिजनेस में, तो वो जो कमर्शियल मेरा पर्पस है उस काम में नहीं लगाया तो फिर पुट टू यूज का आएगा, ठीक है? तो पुट टू यूज अगर हो गया एसेट, उसके बाद का ब्याज आपको पीएल में एज एन एक्सपेंस जाएगा, लेकिन उसके पहले तक का ब्याज एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सब में फंसाएगा इस पे कि एसेट 3 साल लिए, 3 साल इतना ब्याज चुकाए, इस साल भी 6 महीना तक इतना ब्याज चुकाए, तब तक यूज में नहीं डाले, अब इस साल सितंबर में जाके हम ऐसे या दिसंबर में जाके हम इस एसेट को यूज में लगाए, कमर्शियल पर्पस जिसके लिए हम लिए तो उस पर्पस में लगाए उसको,
तो सर जिस दिन आप कमर्शियल पर्पज में लगा दी उसके बाद जो ब्याज चुका रहे हैं वो आपका एज एन एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट को कम करेगा, पीएल में जाएगा। लेकिन तब तक का मतलब पिछला 3 साल और प्लस इस साल का 6 महीना वो कहाँ जाएगा? एसेट में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोइंग टू पे इनकम टैक्स, ये सब फालतू है। अच्छा, बोरोड मनी यूज फॉर पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पज। और अगर हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, कितना मनी पर्सनल पर्पज के लिए यूज हुआ, कितना मनी बिजनेस पर्पज के लिए, तो बिल्कुल ही छूट नहीं मिलेगी। और अगर अलग कर सकते हो तो जितना पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रहा है उसका छूट नहीं मिलेगा, और जितना बिजनेस या कमर्शियल पर्पज के लिए वो लोन यूज हो रहा है उसका छूट मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो टू पे इनकम टैक्स नॉट अलाउड। सर टैक्स चुकाने के लिए भी आप लोन पे पैसा लिए और उस पर ब्याज चुका रहे हैं, इस सब का कोई अलाउड नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इनकम टैक्स, अच्छा जीएसटी चुकाने के लिए लिया तो तब अलाउड हो जाएगा। ये भी देखो तुम्हारे बहुत काम का पॉइंट है। हम इनकम टैक्स चुकाने के लिए लोन लिया, उस पर ब्याज चुका रहे हैं, वहाँ छूट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम जीएसटी, वैट, सेल टैक्स ये सब चुकाने के लिए लिए तो मिल जाएगा। जिस चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं तो छूट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया अगर है, बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिया तो भैया भूल जाना, जितना भी पेमेंट किया पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो अमाउंट बोरोड में भी अप्लाइड फॉर पर्पस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, तुम ये जो लोन लियो ये किस काम लगा रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। एसेट खरीदने के लिए लोन लियो, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन लियो, या तुम एम्प्लॉइज का सैलरी देने के लिए लोन लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्याज चुका रहे हो छूट मिलेगा। किस पर्पस के लिए लोन लियो उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर इन्वेस्टिंग एज कैपिटल इन पार्टनरशिप फर्म, तुम पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाने के लिए लोन लियो, ये अलाउड है, डिडक्शन होगा। और इस पर्पस के लिए जो ब्रोकरेज वगैरह दियो, कमीशन वगैरह दियो, वो अलाउड नहीं होगा। इस सेक्शन में अलाउड नहीं होगा, कहीं और अलाउड होगा। इसमें फिलहाल छोड़ो, यही समझो कि यहाँ अलाउड नहीं होगा। तो तुम लोन लिए पार्टनरशिप फर्म में लगाने के लिए और उस पर इंटरेस्ट चुका रहे हो, सर वो नॉर्मल इंटरेस्ट है, लोन है। ये नाम दे दिया बोरोड कैपिटल तो क्या हुआ, है तो लोन ही, पार्टनर थोड़ी ना लगा है, आप बाहर से लिए हो। या पार्टनर ही लोन दिया है तो हाँ वो भी अलाउड होगा। सर पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं दिया है, वो एज ए आउटसाइडर कैपेसिटी में लोन दे रहा है फर्म को, तो बाहर से लोन लो या पार्टनर से लोन लो, उस पर इंटरेस्ट चुका रहे हो वो माइनस करने मिलेगा। लेकिन वो लोन अरेंज करने के लिए कमीशन ब्रोकरेज लगा, वो यहाँ अलाउड नहीं होगा, कहीं और अलाउड होगा, उसका बाद में करेंगे। सर अदर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, सब अलाउड होगा। नेक्स्ट टॉपिक आया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये जीरो कूपन बॉन्ड होता है, इसका कोई आइडिया है किसी को? एनीबडी नोज इट? गवर्नमेंट जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करे या प्राइवेट कंपनी इशू करे, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। जनरली गवर्नमेंट ही इशू करता है, आपका बात राइट है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। तो सर आप जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है? मान लो मैंने 1 लाख का एक बॉन्ड इशू किया, मैं उसको इशू करूंगा 97,000 पे, और जब वापस रिडीम करूंगा 1 लाख पे, मतलब रिडीम होगा एट पार, इशूड होगा एट डिस्काउंट, और ये जो डिस्काउंट पे इशू है यही आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अगर मान लो अंकिता मेरे कंपनी का बॉन्ड खरीदी, 1 लाख का, तो अंकिता को 97,000 में वो बॉन्ड मिला, 3 साल बाद अंकिता को उसका 1 लाख रुपया लौटा दिया जाए, या जो भी पीरियड के बाद अंकिता को उसका 1 लाख रुपया लौटा दिया जाए। तो कंपनी ये जो 3,000 का डिस्काउंट दिया, ये उसका बिजनेस एक्सपेंस माने कि नहीं माने? बोलो क्या लगता है आपको? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? उसका बिजनेस एक्सपेंस की तरह डिस्काउंट को, मेरा कंपनी अंकिता को डिस्काउंट दिया है 3,000 का, तो मेरी कंपनी को तो लॉस हुआ ना है। 97,000 मिला एज अ बॉन्ड का पैसा और रिटर्न करना पड़ा 1 लाख, तो ये 3,000 जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं अंकिता को, ये मेरे बिजनेस में एक्सपेंडिचर के रूप में रिकॉर्ड होगा कि नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। सर एक टाइप का ब्याज ही तो हो गया ये, और क्या है?
आप यूँ समझो ना, आप 97,000 लिए थे और 1 लाख लौटा रहे हो, तो 3,000 एक टाइप पे इंटरेस्ट ही तो हो गया, नाम बदल के कहानी हो गई। ठीक बात है। तो यहाँ पर भी देखो क्या बोला, बोला कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड है, या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है, या कोई शेड्यूल्ड बैंक है जो 2005 के बाद ऐसा कोई बॉन्ड इशू किया है जो बोल रहा है कि आपको मैच्योरिटी पे डिस्काउंट पे रिडीम होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड किया हुआ ऐसा कोई बॉन्ड को, उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। तो पहले मीनिंग बता दिया। अब बोला इसका डिस्काउंट जो दे रहे हैं शैल बी अलाउड ऑन प्रो राटा बेसिस हैविंग रिगार्ड टू द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ सच बॉन्ड। अब ये पॉइंट काम कर रहा, हम 3 साल के लिए बॉन्ड इशू किया है, कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं गीता को, 3,000 का, तो एवरी ईयर 1,000 करके हमको वो बुक करने मिलेगा, क्योंकि ये 3 साल का ब्याज हो गया ना एक तरीके से। तो बेटा तो हम फर्स्ट ईयर में पूरा 3,000 क्लेम नहीं कर सकते, ये प्रो राटा बेसिस पे जितना लाइफ ऑफ द वो बॉन्ड है उतना दिन तक चलेगा। आई होप ये बात क्लियर है। यस सर। यहाँ पर बताया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी किसको बोलते हैं, ये कोई पढ़ने पॉइंट नहीं है। आपको डिडक्शन चैप्टर जब पढ़ोगे तब देखोगे 80 IE IB करके बहुत सारा डिडक्शंस है, तो वहाँ बताया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी किसको बोलते हैं। सर जिनका काम है रोड, रेलवे, हाईवे, ब्रिज, डैम, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सस्ता वाला, ये सब बना के देने का जिनका काम है वही होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो उस कैटेगरी में आप फॉलो करोगे तभी आपको ये छूट मिलेगी। 100 बेड का हॉस्पिटल तक बनाना देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी माना गया, 2 स्टार होटल कैटेगरी वाला होटल बनाना भी इंफ्रास्ट्रक्चर माना गया। आप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हो गरीबों के लिए, स्लम एरिया के लिए, कम रेट पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना के दे रहे हो लोगों को, सस्ता वाला, अफोर्डेबल, सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड क्या बोलता है, जिनका काम है लोगों से मनी रेज करना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वालों को लोन देना या उनमें पैसा इन्वेस्ट करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड कौन हो गया, जो डायरेक्टली खुद नहीं कर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, वो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों से उठा रहे हैं पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को फंडिंग करते हैं, तो सर उनको भी अलाउड होगा। वही 3 स्टार कैटेगरी के नीचे होटल नहीं होना चाहिए, 100 बेड के ऊपर का बेड होना चाहिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, या फिर 80 IE IB का कोई भी बिजनेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाला, ये पॉइंट इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बॉन्ड इशू करेगा तो जीरो कूपन बॉन्ड पे जितना डिस्काउंट दिया उसको, जितना बॉन्ड का लाइफ है उतना साल में डिवाइड कर देंगे और डिस्काउंट के वैल्यू को, और उतना क्लेम करते जाएंगे एवरी ईयर। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोला कंट्रीब्यूशन टुवर्ड RPF एंड सुपर एनुएशन फंड, ये क्या होता है? RPF क्या होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो आपको तो पता है ना, एम्प्लॉय का पैसा काट के एम्प्लॉयर जमा करता है, प्लस अपनी जेब से भी कुछ पैसा जमा करता है प्रोविडेंट फंड में, ये बात आपको पता है। यस सर। तो ये सब जगह अगर कोई जो एम्प्लॉय से काट के दे रहा है वो तो एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं है, तुमसे लिया और उधर दे दिया, उसका तो यहाँ कोई नौटंकी का बात होगा नहीं। लेकिन उस पैसे का क्या होगा जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से भर रहा, वो है ना, तुम्हारा सैलरी से हम 1200 रुपया काटा और PF में डाल दिया या सुपर एनुएशन फंड में डाल दिया, और वही अपनी जेब से भी हम 1200 रुपया और जमा कर दिया, या 1000 रुपया जमा किया, 1500 जमा किया, जो भी मेरी कंपनी का पॉलिसी है। ज़्यादातर सेम अमाउंट होता है, बट कहीं कहीं पे अलग अलग अमाउंट भी होता है। तो जो पैसा हम डाला वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर ही तो हो जाएगा ना। तो कोई भी एम्प्लॉयर अगर PF या सुपर एनुएशन फंड में पैसा डालता है एज पर द रूल ऑफ द एक्ट, उनका अपना एक्ट है, तो वो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अगेन वही, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न के पहले पहले ये जमा हो जाना चाहिए। ये और कहाँ पढ़े थे अभी अपने, एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं, बोनस कमीशन में, एम्प्लॉय को बोनस कमीशन में पढ़े थे ये पॉइंट, और अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि PF। तो एम्प्लॉय रिलेटेड जो पैसा का बात हो रहा है देख लो, वहाँ भी एम्प्लॉय रिलेटेड था बोनस कमीशन, या एम्प्लॉय के लिए PF सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, सब जगह क्या रूल आ गया सर, एक ही रूल है, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले पहले ये पैसा जमा हो जाना चाहिए, तब तो करंट ईयर में छूट मिल जाएगा, नहीं तो अगले साल लेना, छूट मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाल रहे तो कोई अलाउड नहीं होगा छूट,
मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर का सीधा सीधा नुकसान। प्रोविडेंट फंड में पैसा भी डाल रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड वाला में, और कोई छूट भी नहीं मिलेगा। हाँ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है तो मिल जाएगा। तो 3 जगह 4 होता है ना, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, सुपर एन्युएशन, ये 3 में अगर एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन डाल रहा है वो एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकता है अगर रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले जमा कर दिया तो। अनरिकॉग्नाइज्ड में डालेगा कुछ छूट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आया कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम। 80 CCD में सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफाइड पेंशन स्कीम है, वहां पैसा डालते हो तो एनी सम पेड बाय SSC एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, जो कि 80 CCD में बताया हुआ है, उसको अलाउड है, डिडक्शन हो जाएगा जितना वहां पैसा डाले, लेकिन कितना, मैक्सिमम का एक लिमिट है। सच कंट्रीब्यूशन शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन प्रीवियस ईयर। और यहाँ सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस DA, बेसिक प्लस DA। तो बेसिक प्लस DA का 10% से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा। तुम्हारा मन है उतना डालो। गवर्नमेंट कभी ये नहीं बोल सकता तुम अपने एम्प्लॉय को क्या दोगे और क्या नहीं। तो लोग ऐसे पढ़ लेते कि 10% ज़्यादा दे नहीं सकता। अरे नहीं रे बाबा, देना मर्जी उतना दो ना। तुम्हारा मन है, तुम एम्प्लॉय के नाम पे 1 करोड़ रुपए डाल दो, भले उसका सैलरी 5,000 रुपया महीने, तुम्हारा चॉइस है वो। तुम अपने एम्प्लॉय को जो देना चाहते हो वो दो, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है तुमको डिडक्शन के रूप में कितना देंगे, बेसिक प्लस DA का 10%, उससे ज़्यादा छूट नहीं देंगे। बात क्लियर है? यस। ग्रेचुइटी फंड जानते ही हो सर, बॉस को बताया कि देखो PF हेन तेन सब तो तुमको रिटायरमेंट पे गवर्नमेंट दे देगा, वो जमा करता जा रहा है, अभी तुमको रिटायरमेंट पे ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन बॉस खुद भी तुमको रिटायरमेंट पे ग्रेचुइटी देगा। कितना साल काम करने पे ग्रेचुइटी मिलेगा? मिनिमम 5 कंटिन्यूअस ईयर। पढ़े ना लॉ में, 5 कंटिन्यूअस ईयर अगर तुम काम करते हो तो ही तुम ग्रेचुइटी के हकदार हो। तो ग्रेचुइटी अगर मिल रहा है तो एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रेचुइटी में, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में वो पैसा डालता रहता है, रिटायरमेंट पे वहीं से निकाल के तुमको दे देगा। तो सच अमाउंट हैज बीन एक्चुअली पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। हर एम्प्लॉय के नाम पे जहां पैसा जा रहा है वहां कंडीशन घूम फिर के एक ही आ जा रहा है, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले अगर नहीं देते हो तो छूट नहीं मिलेगी। एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन का क्या होगा टुवर्ड स्टाफ वेलफेयर स्कीम? तुम्हारा बॉस तुम्हारी सैलरी से काट के जो भी PF, सुपर एन्युएशन फंड, अदर कोई फंड, कोई वेलफेयर स्कीम में पैसा डालता है, तो अगर एम्प्लॉयर उसको काटा और अब तक जमा नहीं किया है तो उस साल को एम्प्लॉयर का इनकम मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। समझे बात? मतलब तुम्हारा बॉस तुम्हारे सैलरी से काट लिया PF, सुपर एन्युएशन फंड या अदर कोई भी फंड या अदर कोई वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा, और फिर गवर्नमेंट में जहाँ उसको जमा करना है स्कीम में वहाँ जमा नहीं किया अब तक पर्टिकुलर ईयर में, तो उस साल उसको क्या मान लिया जाएगा? PL में क्रेडिट साइड में लिख देंगे, उसको इनकम मान लेंगे, मतलब इनकम बढ़ा देंगे, तुम्हारा एड बैक कर देंगे और तुमको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सर ये तो ना तो मेरा कमाई है ना मेरा पैसा है, हाँ तो जमा क्यों नहीं किया? फिर जिस साल जमा कर दोगे उस साल डिडक्शन ले लेना वापस, बट अभी तो मान के टैक्स दे देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ये रूल क्यों लेके आया? ताकि एम्प्लॉयर जल्दी से जमा करे काटा हुआ पैसा, अपने हाथ में रखे ही नहीं। वरना बड़ा बड़ा कंपनी क्या करेगा? मान लो मेरे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, 20-25 लाख का ये सब फंड बनता है, रख के बिजनेस में एक बार यूटिलाइज कर लेगा, बाद में जमा कर देगा। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, हम भी तुम्हारा उसको इनकम मान के वापस टैक्सेबल कर देंगे, जिस साल जमा करोगे उस साल छूट ले लेना। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, ड्यू डेट के पहले ही जमा कर दिए तो, जिस दिन जमा करना उस दिन के पहले पहले जमा कर दिए तो तब कोई ट्रीटमेंट नहीं। सर इधर लिए उधर डाले फिर काहे का ट्रीटमेंट? लेकिन अगर ड्यू डेट के अंदर जमा नहीं किए तो टैक्सेबल हो जाएगा बिजनेस इनकम। सर ड्यू डेट का मतलब क्या है? हर एक्ट का एक रूल है ना कि 7 तारीख के अंदर जमा करो अगला महीना का, 5 तारीख के अंदर जमा करो, 15 तारीख के अंदर जमा करो, वही ड्यू डेट हो जाएगा। यहाँ पे ITR फाइलिंग का ड्यू डेट का बात नहीं कर रहे हैं, न 31 मार्च को ड्यू डेट बता रहे हैं यहाँ पे, न तो 31 मार्च को ड्यू डेट बता रहे हैं, ना ITR फाइलिंग वाला डेट को ड्यू डेट बता रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं? उस अकाउंट में जमा करने का जो डेट है वो ड्यू डेट है।
ठीक है, आई होप पॉइंट क्लियर है। यस सर। चलो ठीक है, अगला टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा अनयूजुअल है, सब बिजनेस में नहीं होता। कई बार होता है ना, लोग जानवर पालते हैं। मेरे यहाँ पे अस्तबल है गाय का, मेरे यहाँ बहुत गाय है, मान लो मेरे यहाँ 1000 गाय का अस्तबल है। अब वो गाय का डेथ हो गया तो क्या हो, या वो एनिमल यूजलेस हो गया तो हम क्या करते हैं? अगर एनिमल जिंदा है लेकिन यूजलेस हो गया तो उसको बेच देते हैं, और अगर मर गया तो वैसे। तो ये मेरा लॉस हो गया ना, अचानक मेरा एनिमल यूजलेस हो गया या मर गया, ये मेरे लिए लॉस हो गया। तो प्रोवाइडेड फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। एनिमल यूज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसको तुम ऐसे स्टॉक इन ट्रेड रख रहे हो और वो डाइड हो गया, उसका परमानेंटली यूजलेस हो गया या मर गया, तो डिफरेंस कितना छूट मिलेगा? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ द एनिमल एंड द अमाउंट रियलाइज्ड इन एनी रेस्पेक्ट ऑफ कार्सेजेस और सेल ऑफ एनिमल इज अलाउड एज डिडक्शन। क्या बोला? हमें गाय खरीद के लाया मान लो 3 लाख रुपए में, और वो गाय अब यूजलेस हो गया या मर गया, तो उसका वो जो भी बॉडी है वो 20,000 में बिक गया, तो मेरे को कितना डिडक्शन मिल जाएगा? 3 लाख माइनस 20,000, 2,80,000 का हम डिडक्शन क्लेम कर लिए। बात समझ में आया? ये अलग टॉपिक है, एग्जाम में इंडिविजुअली आ सकता है, सब में नहीं आता, इंडिविजुअली आ जाता है ये सब। अगला टॉपिक है बेड डेप्ट। क्या बेड डेप्ट इनकम टैक्स में अलाउ है? माइनस करना एज एन एक्सपेंडिचर, बोलो क्या बेड डेप्ट इनकम टैक्स में अलाउड है? अगर प्रूफ कर दिए तो नेक्स्ट अलाउड हो जाएगा। वेरी गुड, यस सर, नॉर्मली बेड डेप्ट अलाउड है, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट कभी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सर यहाँ पे यही बोला, बोले एनी डेप्ट और पार्ट देयर ऑफ विल बिकम बैड शेल बी अलाउड एज डिडक्शन if the assessor decide whether the debt has become a bad or not. If the assessing officer can never insist the assessor for production of proof that the debt has become bad. जनरली तुमसे इनकम टैक्स ऑफिसर कभी प्रूफ नहीं मांगेगा, मेरा बात सुनना दोबारा। जनरली तुमसे इनकम टैक्स ऑफिसर कभी नहीं प्रूफ मांगेगा। तुमको लगता है ये बैड हो गया, तुम इसको बेड डेप्ट करके क्लेम कर लो, अगली साल रिकवरी हो गया तो बेड डेप्ट रिकवरी करके फिर से टैक्सेबल कर देना। ठीक बात? अगर बेड डेप्ट हो गया तो, लेकिन कभी कभी इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करता है, उसको लगता है तुम जितना फिगर क्लेम कर रहे हो उसमें से कुछ अमाउंट बेड डेप्ट नहीं हुआ है, वो तुमसे प्रूफ नहीं मांगेगा, वो क्या करेगा, उसको इस साल डिसअलाउ कर देगा। तो डेप्ट मस्ट बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस, देयर मस्ट बी अ क्लोज नेक्सस बिटवीन द बिजनेस एंड द बेड डेप्ट। अच्छा, ये बेड डेप्ट तेरा पर्सनल नहीं होना चाहिए, बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए। The debt has been considered as income of the assessee of that previous year of earlier previous year. तुम उसको अपना इनकम में दिखाए थे पहले, अब उसको बेड डेप्ट बोल रहे हो, मतलब तुम उसको सेल में दिखा के अपना इनकम बढ़ाए थे और अब तुम बोल रहे हो ये बेड डेप्ट हुआ है तभी मानेंगे। तुम सेल में नहीं दिखाते और बोलते हो बेड डेप्ट हुआ तो नहीं मिलेगा। तुम इसको बुक से पूरा राइट ऑफ करो, तुम इसको अकाउंट्स में कंटिन्यू कर रहे हो डेटर को अभी भी, और तुम बोल रहे हो इधर बेड डेप्ट भी हो गया, ये नहीं चलेगा। अगर तुम अकाउंट्स में क्लेम कर रहे हो कि वो भी कोई डेटर जिंदा है, वो डेटर से पैसा मिल सकता है, तो तुमको ये बेड डेप्ट क्लेम नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट कभी भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक सीधा बात बोले, कभी तुमको प्रूफ करने नहीं बोलेगा। ठीक है, कभी तुमको प्रूफ करने नहीं बोलेगा, लेकिन तुमको क्या बोलेगा कि बेड डेप्ट जो है हम इतना डिसअलाउ कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर तुमको कभी प्रूफ करने नहीं बोलेगा, बट वो डिसअलाउ कर सकता है अगर उसको लगता है। मेरा पॉइंट क्लियर है ये वाला प्रूफ वाला बात? यस सर। हाँ, ये फालतू पॉइंट थे कि वो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए बेड डेप्ट, वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। तेरा एसेट का बेड डेप्ट नहीं होगा। तुम किसी को एसेट बेचे थे और वो पैसा नहीं दे रहा है, उस बेड डेप्ट का यहाँ कोई बात नहीं हो रहा है, माइंड इट। तुम किसी को एसेट बेचे और वो एसेट का पैसा वो नहीं दे रहा है, तो फिर उसका बेड डेप्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन तुम्हारा गुड्स है तभी माना जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड का बेड डेप्ट होना चाहिए। अच्छा, अगर तुम कैश बेसिस पे अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो कभी बेड डेप्ट भी अलाउड नहीं होगा। ये वाला पॉइंट को स्टार मार्क करके याद करना, एमसीक्यू में फंसाएगा।
अगर तुम्हारा कैश बेसिस अकाउंटिंग है, जनरली कोई करता नहीं है बेटा कैश बेसिस, सब एक्रूअल बेसिस से करते हैं, इसलिए बैड डेप्ट अलाउड हो जाता है। लेकिन अगर तुम कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हो तो फिर कोई बैड डेप्ट अलाउड नहीं होगा। तुम तो टैक्स ही तभी दे रहे हो जब पैसा हाथ में आ रहा है, तो फिर काहे का बैड डेप्ट। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा बिजनेस अगर कोई और खरीद लिया या सक्सीड कर लिया तो उस बैड डेप्ट को वो भी क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैड डेप्ट रिकवरी हो गया तो नेक्स्ट ईयर में जिस ईयर रिकवरी होगा उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट रिकवर्ड माइनस कर लो जितना बैड डेप्ट अलाउड है डिडक्शन, बैलेंस को टैक्सेबल एज बैड डेप्ट रिकवरी मान लो, नॉर्मल बात। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में पूरा पढ़ने का दरकार नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह बोला है कितना प्रोविजन अलाउड होगा वो पढ़ने लायक है। तुम लोग अब तक क्या पढ़े हो, नॉर्मल जब पीजीबीपी पढ़ते हो तुम्हारा बिजनेस का जो बैड डेप्ट होता है, नॉर्मल प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, तुम्हारा नॉर्मल एक बिजनेस है साड़ी का, कपड़ा का, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, तो क्या बोला जाता है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अलाउड नहीं है। ठीक बात। लेकिन कुछ कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट थोड़ा अलाउ किया गया। कौन कौन है सर? देखो, सबसे पहले बोला शेड्यूल्ड बैंक, कोई भी बैंक है लेकिन फॉरेन बैंक छोड़ के बात हो रहा है, कोई भी बैंक फॉरेन बैंक छोड़ के, कोई भी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉरेन बैंक छोड़ के 8.5% ऑफ द टोटल इनकम बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन एंड चैप्टर 6 से, मतलब कोई भी जो भी तुम्हारा टोटल इनकम आ रहा है बिजनेस का, डिडक्शन से पहले उसका 8.5% तक तुम बैड डेप्ट रख सकते, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट रख सकते हो। अगर तुम कौन हो, कोई भी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन फॉरेन बैंक। ठीक है। अगर तुम रूरल ब्रांच चलाते हो तो और 10% तक का बैड डेप्ट दिखा सकते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दिखा सकते हो। अगर तुम गांव देहात में बैंक चला रहे हो तो और 10% तक का प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दिखा सकते हो, तो 8.5 + 10 18.5 हो जाएगा। ठीक है। और क्या बोला, अगर तुम फॉरेन बैंक हो तो, या कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो तो 5% ऑफ द टोटल इनकम। तो नॉर्मल बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन फॉरेन बैंक 8.5%, रूरल तो 18.5%, और अगर फॉरेन बैंक हो तो 5% तक प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दिखा सकते। ये बात क्लियर रहेगा? यस सर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ उतना काम का बात नहीं है। हाँ, कभी कभी कोई बैंक कोई भी बिजनेसमैन जो है स्पेशल रिजर्व क्रिएट करता है। ये स्पेशल रिजर्व क्या होता है, उसको पता है कि आगे जाके एक मशीन खरीदना है, आगे जाके एक बड़ा ब्रांच खोलना है, तो उसके लिए वो पहले से फंडिंग जमा कर रहा है, स्पेसिफिक रिजर्व। तो डिडक्शन इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय ए स्पेसिफिक एंटिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। तो कुछ एंटिटीज को ये अलाउड है जो स्पेसिफाइड है, जो लोग स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं उन्हीं को अलाउड है केवल। वो लोग प्रीवियस ईयर में रिजर्व में पैसा डालेंगे, कितना अलाउड होगा, बोला 20% ऑफ द प्रॉफिट डेराइव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तुम कोई लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए फंड साइड में कर रहे हो, तुम कौन हो, स्पेसिफाइड बिजनेस। वो स्पेसिफाइड बिजनेस का नीचे लिस्ट दिया है, याद नहीं करना है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लिस्ट दिया है, याद नहीं करना है उतना। लेकिन अगर तुम स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो और तुम स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ फंड अलग करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, तुमको प्रॉफिट का 20% तक हम रिजर्व क्रिएट करने देंगे, उससे ज़्यादा मत करना। तो प्रॉफिट का 20% तक तुमको क्रिएट करने देंगे, या फिर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। तुम्हारे पेड अप कैपिटल और जनरल रिजर्व का डबल तक। तुम्हारा पेड अप कैपिटल मान लो 20 करोड़ और तुम्हारा जनरल रिजर्व है 5 करोड़, तो 25 करोड़ का डबल कितना होगा, 50 करोड़। तो 50 करोड़ या फिर 20%, या फिर तुम जितना अमाउंट ट्रांसफर किए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तीनों में जितना लोअर होगा उतना ही छूट मिलेगा। तुम जितना एक्चुअल रिजर्व बनाए हो, या 20% ऑफ द प्रॉफिट फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस जो अलग कर रहे हो, एंड थर्ड बोला तुम्हारा पेड अप कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व का डबल, तीनों में जो लोअर होगा मिनिमम ऑफ द अमाउंट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तुमको एज ए डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। अब यहाँ स्पेसिफाइड बिजनेस का लिस्ट दिया है, तुम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का काम करते हो, तुम कोई फाइनेंशियल कंपनी चलाते हो,
तुम कोई इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का काम करते हो, हाउसिंग इन इंडिया का काम करते हो, कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ हाउस इन इंडिया कर रहे हो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, कोई फाइनेंशियल कॉरपोरेशन चलाते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी के लिए काम कर रहे हो, सीधा सीधे घुमा फिरा के गवर्नमेंट बोलता चाहता है ये किनको छूट मिलेगा, जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 वर्ड याद कर लो। इनका अगर तुम इनका काम कर रहे हो और इनके लिए तुम स्पेसिफाइड फंड जमा करना चाहते हो फ्यूचर के लिए, तो गवर्नमेंट बोला ये जो ऊपर 3 रूल पढ़ रहे हैं उसका लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग तुम रिजर्व क्रिएट कर लो, तुमको उतना डिडक्शन दे देंगे, उतना डिडक्शन दे देंगे। रिजर्व तो तुम जितना मर्जी उतना क्रिएट करो। अच्छा, ये पर्पस के लिए जो पैसा डाले हो इसको उस पर्पस पे नहीं खर्चा करके कोई और पर्पस पे खर्चा कर दिया या विड्रॉवल कर लिए, तो जिस ईयर विड्रॉवल या कोई और पर्पस के लिए खर्चा होगा उसी साल फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। यहाँ बोल रहा है कि एम्प्लॉइज के फैमिली प्लानिंग के लिए भी कंपनियां उसको प्रमोशन करने के लिए एक्सपेंडिचर करती है। कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को ये प्रमोट करना चाहती है कि फैमिली प्लानिंग करो, उसके लिए कंपनियां खर्चा करी। सिर्फ कंपनी को अलाउड है, नॉर्मल बिजनेस को नहीं। सच एक्सपेंडिचर मस्ट हैव बीन इनकर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग इट्स एम्प्लॉय। कितना डिडक्शन मिलेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फुल्ली अलाउड। जो भी तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो पूरा अलाउड हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड हो जाएगा। प्रीवियस ईयर इज इनकर्ड, जिस ईयर में खर्चा किया उसके अगले 5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट में पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम करना। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो फुल्ली अलाउड है, जिस ईयर जितना खर्चा करोगे पूरा अलाउड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस कैपिटल एसेट के ऊपर यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हो उस पर फिर सेक्शन 32 का डेप्री मत क्लेम करना। सीधा सा लॉजिक बोल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम 1 करोड़ का कोई एक एसेट बनाए हो जो फैमिली प्लानिंग पर्पस के लिए काम आएगा, तो गवर्नमेंट बोल रहा है तो यार बोल मत, उसको आने दे, बोल मत। तो तुम अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो फुल्ली अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पूरा अमाउंट का छूट ले लो, लेकिन फिर उस पर डेप्री क्लेम मत करना। बस इतना बोलना चाहता। अगर मान लो सर वो एक्सपेंडिचर पूरा माइनस नहीं किया, उसके पहले मेरा बिजनेस में लॉस आ रहा है, कोई बात नहीं, फैमिली प्लानिंग का जो बच गया एक्सपेंडिचर तुम्हारा उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, वो भी अनलिमिटेड ईयर तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह अनलिमिटेड ईयर तक। मेरा बात क्लियर? क्लियर है ये बात? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कॉर्पोरेशन और अ बॉडी कॉर्पोरेट। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कॉर्पोरेशन और अ बॉडी कॉर्पोरेट, whatever name called, if it is constituted actually by central, state or provincial act, yes, such corporation or body corporate has in regard to the object purpose of respectively act is notified by the central government, या फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑथराइज्ड बाय द एक्ट, फुल्ली अलाउड। गवर्नमेंट अगर कोई कॉर्पोरेशन बना रहा है, सेंट्रल, स्टेट या कोई म्युनिसिपल बॉडी, कोई भी अगर इन लोग कॉर्पोरेशन बना रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका एग्जांपल है, वो लोग जितना खर्चा कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, मान लो रोड बनाने के लिए जो खर्चा कर रहा है फुल्ली अलाउड। जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉर्पोरेशन बना है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉर्पोरेशन बना है, उस ऑब्जेक्ट पे जितना खर्चा करेगा ये कॉर्पोरेशन उसको फुल्ली अलाउड है। ये कॉर्पोरेशन क्या है, कौन बनाया है? या तो सेंट्रल, स्टेट या कोई लोकल बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑफिशियल गैजेट में अलाउ कर दिया है कि तुम लोग इस पर्पस के लिए ये ऑब्जेक्ट बना सकते हो, या तो खुद बनाया है या किसी को अलाउ किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। और उस ऑब्जेक्ट, इस एक्ट में जो उनका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उस पर्पस के लिए जितना खर्चा करे पूरा अलाउड है। तो ये उतना कुछ काम का टॉपिक नहीं था। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, एनी सम पेड बाय एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अ स्पेसिफाइड क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रियल शैल बी अलाउड एट डिडक्शन। कोई भी अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो कोई पब्लिक को लोन देने के लिए कोई फंड क्रिएट कर रहे हैं और उस फंड में पैसा डाल रहे हैं कि कोई पब्लिक को कभी लोन का दरकार होगा
तो हम लोग इससे लोन देंगे, वो पूरा अलाउड कर सकता है एज अ डिडक्शन। ये सब टॉपिक कुछ पढ़ने लायक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, STT, पता है ये क्या होता है? एनी आइडिया STT क्या होता है? नहीं सर। सुनो मेरा बात, STT क्या होता है? जब तुम शेयर खरीदते हो बेचते हो ना, जब तुम शेयर परचेज सेल करते हो तो तुमको एक ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। तुम लोग कोई शेयर खरीदोगे बेचोगे, देखना वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखा रहता है तुम कितना का शेयर लियो, पर यूनिट कितना दाम है, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी लियो, टोटल अमाउंट कितना हुआ। अब उस पर बहुत सारा चार्जेस लगता है, उनमें से एक चार्जेस का नाम है STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब है शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, ये सब। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो भी SSC पे कर रहा है, पेड बाय द SSC ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, shall be allowed as deduction provided income arising from such transaction including the income computed under that PGBP। तो कोई भी कंपनी है या कोई भी बिजनेस है, वो बिजनेस अगर शेयर खरीद रहा है तो वो उसका इनकम जो भी आएगा वो अपनी इनकम में दिखाएगा। तो उसके ऊपर अगर कोई STT दे रहा है तो वो भी एज ए डिडक्शन अलाउड है। हाँ, अगर तुम उसको PGBP इनकम नहीं दिखा रहे हो तो STT भी अलाउड नहीं है, बस इतना सही बात। वैसे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, तुमको पता है जैसे शेयर मार्केट होता है वैसे कमोडिटी मार्केट होता है ऑनलाइन। आइडिया है कोई? जैसे शेयर मार्केट होता है वैसे कमोडिटी मार्केट होता है। सर थोड़ा थोड़ा पता है, सुना था। एक लाइन में सुनो, तुम लोग आटा, दाल, चावल, सोना, मिनरल्स जाके फिजिकली खरीद सकते हो कि नहीं? बाजार में जाके नॉर्मली, हाँ, लेकिन तुम्हारा मन नहीं हो, तुमको यूज नहीं लगेगा, तुमको घर में नहीं लाना है वो आटा, दाल, चावल। तुमको लग रहा है आटा का दाल, चावल का भाव ऊपर बढ़ेगा, तुमको लग रहा है गोल्ड का भाव ऊपर जाएगा, तो उसका एक शेयर मार्केट का टाइप का कमोडिटी मार्केट भी है। तुम वहाँ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उसमें पैसा लगा दो, जब ऊपर भाव जाए तो बेच दो, जैसे शेयरों में लगाते हो। हम रिलायंस का शेयर खरीदा, रिलायंस का शेयर ऊपर गया, हम बेच दिया, वो भी एक पॉइंट है। और अगर मान लो भाई हम कमोडिटी मार्केट में एक अकाउंट खोल ले, उसके लिए भी डीमैट खोलना पड़ता है अलग से। कमोडिटी मार्केट में हम डीमैट अकाउंट खोला और वहाँ पर हम क्या पे, वहाँ पर आटा, चावल खरीद लिया, गेहूँ खरीद लिया, ज्वार, बाजरा, गोल्ड, बहुत सारा मिनरल्स वहाँ पे लिस्टेड है शेयर मार्केट में शेयर्स की तरह, और हम उसमें पैसा लगा रहे हैं, जब उनका भाव ऊपर जा रहा है तो बेच रहे हैं। तो वहाँ पे तो हमको कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा, तो वो भी अलाउड है। अनलेस यही एक रूल कि तुम उसका जो भी इनकम आ रहा है उसको बिजनेस इनकम दिखा रहे हो तो ही अलाउड होगा। तो ये सब पॉइंट ना याद नहीं करने का, जस्ट केवल ब्रेन में एक बार देख लेने का। इतना याद करोगे पागल हो जाओगे, सर चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा, चले जा रहा है, इतना सारा बात है। तो बेटा इनमें से कई एक बात तुमको केवल एक पेज में एक लिस्ट की तरह बनाना है कि यही एक्सपेंडिचर नॉर्मली अलाउड होता है। शुगर केन परचेज कर रहे हो, अब देखो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका शुगर बनाने का बिजनेस है, तो गन्ना खरीदेगा ना, गन्ना तो कितना अलाउड होगा गन्ने का एक्सपेंडिचर उसको। प्राइस फिक्स्ड और अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी अलाउड। देखो अब यहाँ पे एक लाइन का रूल बना दिया कि गन्ना का नॉर्मल परचेज प्राइस तुमको माइनस करने नहीं मिलेगा, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किया है। तुम शुगर केन खरीदते हो शुगर बनाने के लिए, जैगरी बनाने के लिए, तो बेटा जी गन्ना का तुम जितना पे करके आए उतना अलाउड नहीं होगा, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा उतना ही अलाउड होगा। इक्वल टू और लेस देन, तुम कम दियो, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा बता रहा है तो जितना तुम दियो वो अलाउड कर लो। तुम ज्यादा पे करके आए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको कम अलाउ कर रहा है तो जितना सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है, विच एवर इज लोअर हो गया ना, तुम जितना दियो या जितना सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है उतना ही माइनस करने मिलेगा। मार्केट टू मार्केट लॉस और अदर एक्सपेक्टेड लॉस कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद ICDS शैल बी अलाउड। तुम शेयर खरीदे, शेयर बेचे, उसमें तुमको लॉस हुआ और तुम्हारा काम ही है शेयर खरीदना बेचने का, तो लॉस हो सकता है ना। हम रिलायंस का शेयर 2200 में लिया, 2000 में बेचना पड़ गया, तो वो लॉस भी बिजनेस लॉस की तरह बुक कर सकते हैं अगर वो मेरा बिजनेस ही है। लेकिन अगर वो मेरा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह तो कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन में, वहाँ पे कैपिटल लॉस कहलाएगा। ठीक है, कुछ और जनरल डिडक्शंस है, मेजर टॉपिक्स खत्म। एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड ऑफ द एक्ट
एंड फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन शैल बी अलाउड एट डिडक्शन। ऊपर लिस्ट में नहीं है, बट तुम अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो तुमको अलाउ करेंगे। इट मस्ट बी रियल एंड नॉट नॉशनल, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट बांटने के लिए नहीं रखा होना चाहिए। तो ऐसा कोई खर्चा जो रियल है, ठीक है, कर लो, भले ऊपर लिस्ट में नहीं है, बट तुम्हारा बिजनेस के लिए। एक्सपेंडेड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, हाँ ये कंडीशन मेन है। इट मस्ट बी इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। जहाँ ऊपर अलाउ किया खाली कैपिटल एक्सपेंडिचर वहाँ अलाउड होगा, सब जगह नहीं होगा। इट मस्ट बी लॉफुल एंड नॉट बी इनकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज ऑफेंस ऑफ प्रोहिबिटेड अंडर इन लॉ। लॉफुल होना चाहिए, कोई भी लॉ में अगर उसको ऐसा खर्चा मना किया है तो यहाँ भी क्लेम नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो इंक्लूड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी फॉर एनी पर्पस विच इज इन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। अब तुम पे जीएसटी डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा रहा है, तुम पे जीएसटी डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा रहा है, तुम पे कस्टम डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा रहा है, तो ये तो इंडिया में ऑफेंस है ना, तुम कोई रूल तोड़े हो। तो भैया पेनल्टी लगाए तो एक सजा है ना, तुम सजा में मजा कैसे ले सकते हो? तो इनको तुम अलाउ कभी नहीं करोगे, ये सब अलाउड नहीं होगा। हाँ लेकिन तुम्हारा एक पार्टी है, उसको तुम लेट पेमेंट किया, उस पर पेनल्टी लगा, सर वो अलाउड होगा। ये बिजनेस में नॉर्मली होता है। हम अंकिता से रॉ मटेरियल खरीदा, बात हुआ था 20 दिन में पेमेंट का, हम 20 दिन से लेट हुआ, अंकिता हमको पहले ही बोल दी थी सर अगर लेट होंगे तो आपको इतना एक्स्ट्रा पेनल्टी है, इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो नॉर्मल बिजनेस में होता ही है बेटा, लेट पेमेंट पे पेनल्टी का बात। लेकिन यही पेनल्टी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, सर वो अलाउड नहीं होगा। आप रास्ता में आपका ट्रक आते आते सिग्नल तोड़ दिया और उस पर आपका पुलिस वाला चालान काट दिया, आपका ट्रक आ रहा था फैक्ट्री में, टोल टैक्स पे कहीं पे रूल तोड़ दिया, उसका पेनल्टी फाइन लगा, क्या वो अलाउड होना चाहिए? अरे सर नहीं अलाउड होना चाहिए, तो एक सजा है, आप गलती की हो, गलती में आपको फायदा कैसे मिल सकता है, तो वो अलाउड नहीं होगा। बाकी कोई भी बिजनेस पर्पस के लिए किए, पर्सनल नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का नहीं है, मतलब रेवेन्यू नेचर का है, और बिजनेस पर्पस के लिए किए और वो एक जनरल खर्चा है तुम्हारा, तो तुमको बिल्कुल अलाउड है। वो रियल होना चाहिए, एक्चुअली में किए हो या एक्चुअली में करने जा रहे हो तभी मिलेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर था। मतलब जो कहीं पे खर्चा ऐसा नया नाम मिल जाए उसके लिए बोल रही है, कोई नया नाम का खर्चा मिल जाए जो ऊपर कहीं लिस्ट में नहीं था, तो ये सब कैटेगरी को अगर वो फुलफिल कर रहा है तो तुमको अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं। ठीक है, यस सर। एक बहुत मस्त पॉइंट बोला है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, और हमको तो लगता है ये बहुत काम का पॉइंट है प्रोफेशनल लेवल पे। तो बहुत सारा कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्चा करना पड़ता है, आपको पता है? पता है ये बात? हाँ सर, हाँ सर। कितना परसेंटेज करना पड़ता है? 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट। सर किनको करना पड़ता है? जिनका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट को पार कर रहा है, तब जिनका टर्नओवर या नेट प्रॉफिट एक सर्टेन लिमिट को पार कर रहा है, तब कई की जगह 400 करोड़ एन फिगर है, तो उनको कंपलसरी CSR करना पड़ेगा। मिनिमम कितना? 2%। सर उसको आप एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते। देखो क्या लिखा है, नॉट टू बी डीम्ड टू बी एन एक्सपेंडिचर। समझे? ये अलाउड नहीं है। सर ये तो नेट प्रॉफिट के बाद होता है ना, तो पहले कैसे माइनस कर लोगे बेटा? ये CSR किस पे देते हैं? 2% ऑन योर नेट प्रॉफिट ना। नेट प्रॉफिट का मिनिमम 2% बोला ना अभी हम, तो सर ये तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के पहले कैसे माइनस कर सकते हैं? क्योंकि एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम करोगे तो नेट प्रॉफिट निकालने के पहले ही माइनस कर लोगे PL में, तो ये कैसे होगा सर? तो ये अलाउड, CSR आपका कोई एक्सपेंडिचर के रूप में क्लेम करने नहीं मिलेगा। ये करो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। मुहावरा सुने हो ये वाला? तो यही है, ये नेकी है ना, तुम भलाई के लिए काम कर रहे हो सोसाइटी के। अच्छा एक चीज और, कहीं पे तुम ब्राइब वगैरह दे रहे हो, देखते हो डॉक्टरों को आता है, ये बड़ा बड़ा मेडिकल कंपनी लोग गिफ्ट देता है, फॉरेन ट्रिप देता है, जानते हो, दवाई अपना दवाई रिकमेंड करने के लिए, सुनते हो ना ये सब लाइन? यस सर। तो बेटा जी वो कंपनी क्या इसको एज अ खर्चा दिखा पाएगा? नो सर। अरे सर ये तो ब्राइब है ये कैसे अलाउ हो सकता है? फिर तो सब बोलेगा
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी जो घुस दिए वो भी एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ कर दो, क्योंकि सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो घुस लेके काम कर रहा है, तो वहाँ पे वो भी एक्सपेंडिचर जो दे रहे हैं माइनस करने दो। तो ये सब सर कभी अलाउड नहीं होगा। अगला पॉइंट और मजेदार, एडवर्टीजमेंट इन सोविनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। देखो एक बिजनेस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं, क्या ये एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड है? डोनेशन बोला है पहले, बोलो बोलो। डोनेशन तो सर 80G में नहीं अलाउड होना चाहिए। यहाँ अलाउड नहीं है, बिजनेस एक्सपेंडिचर में अलाउड है कि नहीं वो पूछ रहे हैं। वो 80G में नहीं बेटा, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन 80G में नहीं, उसके बाद एक और सेक्शन है। हाँ वो गवर्नमेंट शोर जो हम बढ़ाता है GGC, 80CC सर। नहीं CC भी नहीं, 80GG करके आगे एक सेक्शन है उसमें। GG तो हाउस प्रॉपर्टी करती है। GG नहीं GGC जो भी है, ठीक है। वहां पे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन वहां अलाउड किया है अलग से, लेकिन क्या ऐसा बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखाना अलाउ करेगा? मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है। नहीं सर, नहीं मिलेगा। तो कंपनियां क्या करती है पता है? चिटिंगबाजी। बोलती है अच्छा डोनेशन नहीं दिए, पॉलिटिकल पार्टी का रैली था, वहां मेरा एडवर्टीजमेंट होर्डिंग लगा, उसका एडवर्टीजमेंट का पैसा दिया। बुद्धि लगाए ना। एक पॉलिटिकल पार्टी का रैली है, मोदी जी आए, राहुल गांधी आया, रैली कर रहे हैं, हम वो रैली में अपना 10 बोर्ड लगवा दिए, पब्लिक आएगा देखेगा, और हम क्या बोले? हम एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा दिए। और एडवर्टीजमेंट नॉर्मली बिजनेस एक्सपेंडिचर ग्रुप में अलाउड है कि नहीं? यस सर अलाउड है। तो क्या ये अलाउड होगा? बोलो बोलो, लगाओ अपना दिमाग यस नो में। बोलो जल्दी। बोलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। तो बोलो तो, ये पॉलिटिकल पार्टी को जो हम एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट के नाम पे पैसा दिया, क्या ये अलाउड होगा? क्योंकि नॉर्मली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तो अलाउड है, क्या ये अलाउड होगा एज एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर? आपको क्या लगता है, हाँ या ना? सर अलाउड होगा अगर एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट। नहीं बिल्कुल अलाउड नहीं होगा बेटा। अभी हम स्टार्टिंग लाइन बोला वो आप सुने नहीं। कंपनियां क्या चालूगिरी करती है। चालूगिरी के लिए बुद्धि मत लगाओ ज्यादा, फिर तो हम हर जगह यही सब बुद्धि लगा देंगे। जहां भी हमको डोनेशन देना होगा 2 एडवर्टीजमेंट का बोर्ड लगवा देंगे, अपने कंपनी का 2 बैनर, और बोलेंगे ऐड के नाम का पैसा दिए। ये अलाउड नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को आप किसी भी सोविनियर, ब्राउचर वहां पे बांटने के लिए, कोई पैम्पलेट बांटने के लिए, वहां पे कोई पब्लिशन यानी वो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाने के लिए आप पैसा दे रहे हो, आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये देखो डिसअलाउड, ठीक है। मतलब सर पॉलिटिकल पार्टी को बिजनेस फर्म किसी भी तरीके से पैसा दे, यहाँ अलाउड नहीं होगा सर। वो अलग से 80s में डिडक्शन है उसका, वहां क्लेम कर लीजिएगा, बट यहां कुछ भी अलाउड नहीं, ठीक है। पॉइंट क्लियर? यस। यहां रोक रहे हैं आज, नेक्स्ट